क्योंकि जो बाबाएं हैं जो मंदिर में बैठे हुए हैं वो 50-50 लाख की कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए दे देंगे अगर उनकी कोई गर्दन काट के लाएगा, तो ये उचित नहीं है। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। क्या ये हेट स्पीच में आता है? बिल्कुल 100% किसी को सरासर गलती देना, भाई किसी को धमकी देना कि जान से मार देंगे जो सर काट कर लेके आएगा 50 लाख रुपए देंगे, ये तो क्राइम है। इस पर तो एक FIR होनी चाहिए, उनको जेल में भेजना चाहिए। मगर सरकार जो है, सरकार ना तो FIR करिए ना जेल में भेजने का काम करिए। इट मीन्स कि सरकार का संरक्षण है, सरकार के संरक्षित लोग हैं ये लोग, जो लोगों को डराने का काम करते हैं। अब सबसे ज़्यादा ये सोचने की बात है कि उन्होंने जो एक ब्राह्मण है जो मंदिर में बैठा है, जिसको संसार से कोई लेना देना नहीं है, जो भगवान से जिनका डायरेक्ट लिंक है, उनको किसी एक आदमी की गर्दन काटने का सोच कहाँ से आई? तो ये इस पे सवाल उठता है। इस सवाल ये है कि जब राजेंद्र गौतम जी ने ये कहा लोगों से कि 22 प्रतिज्ञा लो आप, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में कहा था, तो उन्होंने दोहराने का काम किया। तो उनको लगा कि भाई ये तो हमारी रोजी रोटी पर, ये रोजी रोटी को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो जब ब्राह्मणों की या पुरोहितों की रोजी रोटी पर कोई बात करेगा तो वो ऐसे ही कहेंगे, वैसी धमकी देंगे। तो आप सीधा साधा देख लिए, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इनकी गर्दन पकड़ने का काम किया था कि इनकी गर्दन पकड़ लीजिए। जब आदमी की गर्दन आप पकड़ लेते हैं तो सांस नहीं आता उसको। जब आप इनके षड्यंत्र से बाहर निकलेंगे, क्योंकि जो हिंदू धर्म है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा कि षड्यंत्र है, वो कोई धर्म नहीं है, षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र से निकलना या अपने लोगों को निकालना ही अम्बेडकरवाद है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रास्ता दे के गए हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, जो फॉलोवर्स हैं, उनकी ड्यूटी है कि खुद भी वहाँ से षड्यंत्र से बाहर निकले और लोगों को भी षड्यंत्र से बाहर निकालें। लेकिन सर, जो देश में जो सरकार चल रही है वो तो हिंदू राष्ट्र बना रही है। देखो, सरकार कुछ भी बनाना चाहे, मगर इस संविधान, यहाँ संविधान चलता है, यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान चलता है। और संविधान जो है हमारा, जो देश का कोई धर्म नहीं है, लोगों का धर्म हो सकता है मगर देश का कोई धर्म नहीं है, क्योंकि सेकुलर स्टेट है। संविधान के प्रेम्बल में लिखा हो द बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। कहीं कोई धर्म की बात नहीं कही है, अपना अपना धर्म माने। जैसे वो लोग अपना धर्म मानते हैं, कोई दूसरा आदमी अपोज नहीं करता है, वैसे ही अगर बौद्धिस्ट लोग भी अगर अपनी परंपरा को मानना चाहते हैं तो उनको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ यही है। लेकिन इतने सारे संगठन बहुजन समाज के काम कर रहे हैं अलग अलग, और हर कोई किसी न किसी संगठन का जो सुप्रीमो है उसका भक्त मुझे दिखता है। तो फिर कैसे बहुजन समाज को न्याय मिलेगा और कैसे ये बुद्धिज्म को अपना पाएंगे? किस चीज़ का? एक युवा हमारा कहता है गर्व से कहो जाटव चमार और वाल्मीकि। नहीं, देखो, जो जातिवाद को ख़त्म करना ही मूल मकसद होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जातियाँ ख़त्म करके संविधान बनाया। संविधान में जनरल, OBC, SC ST, माइनॉरिटीज़ का दिया। आज भी हम जातियों में बटे रहेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना था, आइडिया ऑफ इंडिया था, वो कभी नहीं बन पाएगा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में बहुत मेहनत करके एक संविधान दिया, और संविधान क्लियर कट कहता है कि हमें जातियों में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जाति से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को है। जाति से किसी को फ़ायदा है, जिसको फ़ायदा है वो इस देश में जातिवाद बनाए रखना चाहता है, और जिसको नुकसान है उसको जातियों को ख़त्म करना चाहिए। ये समझना चाहिए। अभी हमारे लोग ये समझे ही नहीं है कि हमारी लड़ाई किससे है और हमारी लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। जब तक नहीं समझेंगे, जब तक बात नहीं बनने वाली है। क्योंकि काडर होने चाहिए। बाबा साहब को समझना आसान नहीं है कि बाबा साहब को समझ लेंगे। इस देश में IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील आसान बनना है, मगर अम्बेडकरवादी बनना उससे ज़्यादा कहीं मुश्किल है। अम्बेडकरवादी बनना है कि आपको लोहे के चने चबाना, बुद्धवादी बनना आपको लोहे के चबे चबाना। आप ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे जो तर्क के साथ में स्थापित नहीं होंगी। आप साइंस की बात करेंगे, आप संविधान की बात करेंगे, आप ऐसे लोगों की बात नहीं करेंगे कि आशीर्वाद देकर कुछ भी हो जाएगा। तो अम्बेडकरवादी बनना टफ है। लेकिन जो गौतम जी वो खुद भी वकील हैं और मंत्री भी रहे हैं, विधायक हैं, उनकी शिकायत पे कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार और जो पुलिस। देखो, सरकार तो करा ही रही है ना, सरकार करा रही है। सरकार को पता है कि हम जब तक धर्म की बात करेंगे, जब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बना पाएंगे। क्योंकि धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। जब आप रोजगार की बात करेंगे, जब आप एजुकेशन की बात करेंगे, जब आप न्याय की बात करेंगे, तो आप फिर क्या देंगे उनको? जो भी मोदी जी ने वादे किए 2014 से लेकर आज तक, एक भी वादा पूरा हुआ तो बताइए। 2 करोड़ रोजगार की बात दी, क्या रोजगार मिला? 100 स्मार्ट सिटी की बात की, क्या स्मार्ट सिटी बनी? बुलेट ट्रेन की बात की, क्या बुलेट ट्रेन हुआ? 15-15 लाख रुपए की बात की, क्या 15 लाख रुपए आए? जो भी मोदी जी कहते हैं वो बात सच नहीं होती है। इसलिए आप समझ लीजिए कि धर्म के नाम पर ये जीतने का काम करते हैं, और हमें धर्म का जो धंधा है उसको ही तो ख़त्म करना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह के गए हैं कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा अगर कोई नुकसान है तो षड्यंत्र से नुकसान है। एक षड्यंत्र है, जो हिंदू धर्म है एक षड्यंत्र है उन लाखों करोड़ों लोगों के खिलाफ जो समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन आप समझ लोगे उस दिन आप आज़ाद हो जाओगे।
आप बुद्ध के रास्ते पर चल लोगे और जिस दिन आप बुद्ध हो जाओगे उस दिन आप शुद्ध हो जाओगे। आपको ना तो आप पर जुल्म होगा और आप इस देश के शासक बनोगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश को बुद्ध में बनाना चाहते थे, मगर अफसोस कि हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पर सिर्फ माला चढ़ाने का काम किया है। हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जाना नहीं है और हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हम पीछे इसलिए हैं क्योंकि हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 100% उनको फॉलो नहीं किया है, उनकी बात पर नहीं चले हैं। लेकिन जो केजरीवाल जी है वो तो बाबा साहब की बात करते हैं, प्रतिमा लगवाते हैं, वो तो चित्र लगवाते हैं ऑफिसों में भी। अब देखा नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाएंगे, उस पर माला चढ़ाएंगे, मगर एक उनका मंत्री अगर 22 प्रतिज्ञा लेता है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ली थी, तो उनको दबाव बनाएंगे कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि दिखावे में करनी और कथनी में अंतर है। केजरीवाल साहब जो करते हैं यहाँ पर वो करनी कथनी में अंतर है, हमको समझ लेना चाहिए। मोदी जी जो कहते हैं वो भी करनी कथनी में अंतर है। हमें हमारी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, कोई हमारी लड़ाई लड़ेगा ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो उस लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि वो तो विचार हो सकता है कि अभी राजेंद्र पाल गौतम जी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो लाला की दुकान में काम करेंगे, रहेंगे या छोड़ेंगे। देखो ये मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो राजेंद्र गौतम ही बता पाएंगे आप लोगों को अच्छी तरह कि वो डिसाइड नहीं किया। देखो उनकी मजबूरी रही होगी, पर मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, मगर उनका काम ये साहस मतलब बहुत ही उनका करेजियस काम है कि 22 प्रतिज्ञा तो कम से कम ली। एक मिनिस्टर होने के बावजूद भी उन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली, ये भी उनका धन्यवाद हमें करना चाहिए। क्योंकि आदमी में अगर एक भी अच्छाई है तो उसका भी हमें करना चाहिए। हम नेगेटिव पे तो बहुत जल्दी भागते हैं, अच्छाई पे नहीं जाते, हम अच्छाई पे नहीं जाते हैं। तो इसलिए अपने लोगों में अच्छाई भी है, अच्छाई की बात करो, क्योंकि हम अपने लोगों की कब तक टांग खींचते रहेंगे। हम अपने लोगों से लड़ते रहते हैं, दूसरों को लड़ने का मौका नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए कर रहे हैं कि जब आक्रामक भाषा बोल करके कोई भी पार्टी ऊपर पहुंच जाती है बहुजन समाज की, उसमें मैं मायावती जी को भी गिनता हूँ, बहन जी को, मैं भी 35 साल रहा हूँ वहाँ पर। उन्होंने एक स्पीच दिया था बहुत पहले, आज से बहुत कम लोगों को मालूम हुआ कि गांधी अगर हमारी जन की औलाद है तो गांधी क्या शैतान की औलाद थे। ऐसे आक्रामक शब्दों से बहुजन समाज आकर्षित होता है, उस संगठन में जुड़ता है, बाद में जाकर के वो दूसरी जगह जाकर के समझौता समाज को छोड़ देते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। देखो बहुजन समाज के जो नौजवान हैं, अभी जो जनरेशन आ रही है वो समझदार है, वो जानते हैं कि कौन आदमी मिसली है, कौन आदमी मिसली नहीं है। चिंता ना करें, लोग आने वाले समय में लोग तैयार हो रहे हैं, हम लोगों को तैयार कर रहे हैं कि जो सच को सच और झूठ को झूठ कह सके। हम अम्बेडकरवादी लोग बनाने का काम कर रहे हैं। जो अच्छे अम्बेडकरवादी लोग हैं वो किसी से डरते नहीं हैं, ना उनको लालच है अच्छे पदों की, ना उनको लालच है IAS, ना उनको मिनिस्टर बनने की, ना उनको लालच है MLA MP बनने की। उनको लालच है सिर्फ इस देश में जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है, जो आर्थिक मुक्ति की लड़ाई है, वो होनी चाहिए, जो माननीय काशीराम साहब की लड़ाई है। जो केजरीवाल जी सर वो IIT से पढ़े हुए हैं, IRS भी हैं, वो पढ़े लिखे उन लोगों की बात करते हैं, लेकिन नोट पे लक्ष्मी की बात करते हैं, गणेश की बात करते हैं। वो देखिए मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ कि वो कितने भी पढ़े लिखे हों, मगर वो अपनी व्यवस्था को पोषित कर रहे हैं, वो अपनी व्यवस्था को बचाने का काम कर रहे हैं। वो ईमानदार लोग हैं अपनी व्यवस्था के प्रति, हम लोग ईमानदार नहीं है। वो अगर वहाँ दुर्गे की, लक्ष्मी की अगर मूर्ति लगाना चाहते तो हम क्या करना चाहते हैं? हम भी तो पूजा करते हैं उन लोगों की। हमारा समाज जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिनको रिजर्वेशन दिया, चाहे 27% हो, चाहे 22% हो, भाई 50%, अब तो रिजर्वेशन भी तोड़ दिया है। जो सीलिंग था, जो सीलिंग ब्रेक कर दिया उन्होंने, 50% की सीलिंग थी, कल ब्रेक हो गई हो, 10% अब वीकर सेक्शन को भी दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए ना, कमाल की बात है कि जो देश का सुप्रीम कोर्ट वो बता रहा है कि यहाँ गरीब भी अलग अलग है। जो जनरल के गरीब हैं वो अलग हैं, और जो OBC और SC के गरीब हैं वो अलग हैं। वो 8 लाख रुपया के गरीब, 8 लाख के गरीब हैं, यहाँ पर 2 लाख में गरीब हो जाएगा। आप समझ रहे हो बात को? तो गरीबों में भी कर दिया है, तो गरीब भी एक नहीं है। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा, पूरी जनता को एक तरीके से बांटने का साजिश है। यहाँ पर सब लोग एजेंडा चलाने का काम कर रहे हैं। और जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार ने कहा है, उनके मंत्री ने कहा भी है कि हम 50 साल तक आए हैं, हम 50 साल तक यहाँ राज करेंगे, चाहे मीडिया के माध्यम से करें, चाहे वो हमें जुडिशरी के माध्यम से करें, चाहे हमें लोगों को जेल में भेजना पड़े, चाहे धर्म के नाम पर करें, कुछ भी करें, 50 साल तक राज करेंगे यहाँ पर। अब तुम्हें सोचना है कि तुम उनकी जो चालाकी है उसको कैसे खत्म करते हैं। 5 अक्टूबर को हजारों लोगों ने धम्म दीक्षा ली थी और वो सैकड़ों में रह गई, संख्या बहुत घट गई है। राज्यपाल को अकेला छोड़ दिया लोगों ने, समाज ने। नहीं ऐसा नहीं है, अगर अकेला कहाँ संख्या सर? आज संख्या नहीं है सर, यहाँ पर उस तरह का देखिए समर्थन नहीं दिख रहा। अब उनका अरेंजमेंट क्या रहा उसमें मैं नहीं बात करना चाहता। उन्होंने लोगों को बुलाया नहीं बुलाया है, हम तो कहीं भी चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं कहेंगे कि संख्या कम है। नहीं, बुलाने का मतलब है कि आपको जब मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि एक टीम होती है, मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट से आंदोलन होते हैं, एक आदमी आंदोलन नहीं करता है। बुद्ध ने भी आंदोलन, इस देश में सबसे पहला आंदोलन बुद्ध ने किया। मैं बुद्ध को सबसे पहला आंदोलनकारी मानता हूँ जिन्होंने इस व्यवस्था के खिलाफ काम किया था। तो बुद्ध ने भी संघ बनाने का काम किया,
बुद्ध ने देखा कि जो काम मैं करना चाहता हूँ लोगों के भले के लिए, मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, मुझे वही संघ बनाना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी तीनों जो हमारे पार्ट हैं, चाहे वो धार्मिक पार्ट हो, चाहे हमारा सोशली हो, चाहे पॉलिटिकल हो, वहाँ भी बनाने का काम किया। और माननीय काशीराम साहब ने भी किया। अगर कोई आदमी अकेला करना चाहता है लड़ाई को तो वो जीत नहीं सकता। ये अकेले आदमी की लड़ाई नहीं है, ये संघ की लड़ाई है। सबको तैयार करना पड़ेगा और अपने आने वाली जनरेशन को आपको नेतृत्व देना पड़ेगा, नेतृत्व तैयार करना पड़ेगा। लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनाए जाते हैं। माननीय काशीराम साहब ने लीडर बनाए यहाँ पे। आप लीडर को पैदा करना चाहते हैं कि आप लीडर तो आपके घर में लीडर पैदा होगा? नहीं, आपने एक सवाल मेरे को दे दिया बहुत अच्छा। काशीराम साहब जो लीडर बनाना चाहते थे वो गरीब झुग्गी झोंपड़ी वाले को बनाना चाहते थे। आज जो काशीराम जी की पार्टी है वहाँ पर कोई गरीब नेता नहीं बनता है। अब वहाँ पर बहुत बड़ा पैसे वाला बहुजन समाज का भी बड़ा पैसे वाला नेता बनता है। आप कौन से नेता की बात कर रहे हैं? मैं नेता उसकी बात कर रहा हूँ, मैं नेता एमएलए एमपी नेता की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो आइडियोलॉजी है उसको घर घर पहुंचाने की बात कर रहा हूँ। मैं लोगों को लीड करने की बात कर रहा हूँ। तो धार्मिक मोर्चे पर हो, चाहे वो सांस्कृतिक मोर्चे पर हो, चाहे वो और मोर्चे पर हो। आप कर रहे हैं एमएलए एमपी की बात कर रहे हैं। एमएलए एमपी कोई बन सकता है, आसान एमएलए में बने ना, एमएलए एमपी बने ना। सब लोग कहाँ क्या कर रहे हैं? अभी मिनिस्टर बने ना, क्या करा मिनिस्टर बन के बताइए? आज हमारे साथ ही कर रहे हैं। तो मिनिस्टर बनना, एमएलए बनना, एमपी बनना बड़ा बहुत काम नहीं है। एक धार्मिक या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए नेतृत्व करना वो बड़ी बात है। आप ईमानदारी से नेतृत्व कर पा रहे हैं अपने लोगों का, जो आप कहते हैं वो घर पे करते भी नहीं करते हैं, ये भी बात है। यहाँ पर करनी कथनी में अंतर है। जो हमारे लोग बुद्ध की बात करते हैं, अम्बेडकर की बात करते हैं, सबसे ज्यादा देवी देवताओं का वही पालन करते हैं, सबसे ज्यादा उनके घरों में होते हैं। उनकी शादियां जो होती हैं सब देवी देवताओं के माध्यम से होती हैं। जो गौतम जी आज आए हैं यहाँ पे आंदोलन में, उनके साथ में आम आदमी पार्टी के हमें लग रहा है कोई कार्यकर्ता है नहीं, ना जिलाध्यक्ष है ना कोर। यहाँ पे सब बहुजन समाज पार्टी के लग रहे हैं कार्यकर्ता ज्यादातर। पार्टी के लोग क्यों नहीं आ रहे उसके साथ में? देखिए पार्टी के लोग क्यों नहीं आ रहे हो गौतम जी बता पाएंगे, क्योंकि पार्टी के लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। छोड़ दो अकेला। देखो गौतम जी ने तो अभी एक बहुत बड़ी एक टीम भी बनाई थी, लीगल टीम, वो भी नहीं दिखाई दे रही है। उनके पार्टी के लोग भी नहीं आते। वो पार्टी और गौतम जी के बीच का मामला है, ठीक है ना। वो मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, ना मैं बता सकता। जिसके बारे में मुझे पता है उसके बारे में अगर पूछेंगे तो मैं ज्यादा अच्छी तरह आंसर दे पाऊंगा। मतलब एज ए लॉयर ईवीएम को कैसे हटाएंगे पूरे देश से? देखो ईवीएम को हटाने की जरूरत नहीं है। जब वो लोग आपका माइंड टेम्परिंग कर सकते हैं तो ईवीएम को टेम्परिंग करने की जरूरत नहीं है। हमारे लोगों का माइंड टेम्परिंग कर सकते हैं वो लोग। जब आप कावड़ लेने जाते हैं तो वो लोग आप पर फूल बरसाने का काम करते हैं। उनके मिनिस्टर, उनके एसएसपी आप पर फूल बरसाने का काम करते हैं। और जब रोजगार लेने जाते हैं तो आपको डंडा बरसाने का काम करते हैं। जब तक ये अंतर समझ में नहीं आएगा, जब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। आप देखिए कि जब आपके लोगों को छोटे छोटे लालच में, आपके नेताओं को छोटे छोटे लालच में वो तोड़ लेते हैं या धर्म के नाम पर तोड़ लेते हैं, तो फिर उनको ईवीएम में किसी और में घोटाला करने की जरूरत नहीं है। वो बड़ा घोटाला कर चुके हैं। तो आप सोचें कि उनकी नीयत क्या है इस देश में काम करने की। इसका मतलब ईवीएम छोटा घोटाला है सर? नहीं, देखो ईवीएम जो घोटाला है उसका कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है। मैं एक एडवोकेट होने के नाते एविडेंस पे बात करता हूं। जब तक एविडेंस नहीं होगी किसी बात की, हम उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग इस दुनिया में क्या क्या कहते हैं, एविडेंस बहुत जरूरी है। जब तक एविडेंस नहीं होगा आप कोर्ट में भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको कोर्टों का इलेक्शन कमीशन ने सभी पार्टियों को बुलाया था एक बार टेम्परिंग का टेस्टिंग के लिए, लेकिन कोई पहुंचा नहीं ना। तो वो इलेक्शन कमीशन एक इसमें बॉडी है। इलेक्शन कमीशन पर आप जाएंगे तो वहां पर हम क्वेश्चन उठाना, देखो किसी पे एलिगेशन लगाना आसान है मगर उसको प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें साइंटिफिक बात करनी चाहिए, हमें एविडेंस पर बात करनी चाहिए। अगर हम एविडेंस पर बात नहीं करेंगे जनरल बात हो जाएगी कि भैया ये बदलो। एक सवाल और है, आप ये बताइए फ्यूचर कैसा देखते हैं? पहले आप पूछ लो ये बताओ। हाँ अब आप पूछिए फ्यूचर कैसे देखते हैं गौतम जी का? देखो गौतम जी को खुद पता है कि उनका फ्यूचर क्या, मैं कैसे बता सकता हूँ। मैं तो अच्छा फ्यूचर हो उनका, मैं तो शुभकामना करता हूँ कि वो अच्छे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अम्बेडकरवादी हैं और बुद्ध को मानते हैं। तो वो अच्छी लड़ाई लड़े, उनका जी अच्छा रहे। सर एक सवाल है सर। साहब काशीराम कहते थे पॉलिटिकल की इज द मास्टर की। वो पॉलिटिकल की मास्टर की का रास्ता कैसे बहुजन समाज तय कर पाएगा जब इतनी सारे पार्टियों में अलग अलग, वो भी मैं देखता हूँ जैसे चंद्रशेखर है उसके अंधभक्त हैं, मायावती है तो उसके अंधभक्त हैं, हो सकता है राजेंद्र पाल गौतम जी के कुछ अंधभक्त तैयार हो रहे हैं। इससे पॉलिटिकल की मास्टर की कैसे बन पाएगी? देखिए आपने बिल्कुल कहा कि पॉलिटिकल मास्टर, जो पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। और आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास पॉलिटिकल पावर है। 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, 1061 एमएलए जाते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे लोग विधानसभा में और एमएलए एमपी नहीं बन रहे हैं। पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विद द आइडियोलॉजी।
आइडियोलॉजी के साथ अगर कोई पॉलिटिकल पावर मिलती है आपको तो आप कुछ कर सकते हैं। अगर आइडियोलॉजी उससे निकाल दिया जाए तो वो कुछ भी ताला नहीं खोल सकती है, वो आपका ताला भी नहीं खोल सकती है। वो चाबी है जो खत्म हो चुकी है। तो फिर सर बहुजन समाज जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि देखो, अभी तक वो अपने बहुजन समाज जितने भी संगठन पार्टी बनी सबको सपोर्ट करता रहा, पैसे तन मन धन बहुजन समाज को समझना पड़ेगा, बहुजन समाज को समझना पड़ेगा कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपका दुश्मन कौन है, आपकी लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, आपके लड़ाई के हथियार कौन से हैं। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा हथियार है वोट का हथियार। आपको वोट को तैयार करना पड़ेगा और नेताओं को तैयार करना पड़ेगा। जब तक ऐसे लीडर तैयार नहीं करेंगे अपने बीच में से जो आपकी आवाज़ को उठा सके, जो बिक नहीं सके, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, जब भी बात बन पाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत तो है कि बाद में जाके बिक जाते हैं। हाँ, तो